इसकी आवाज म्यूट कर दे। मेरे को लिंक भेज दो ना। ठीक है, चलो लाइव। Good afternoon, everyone. Good afternoon to all my Gurukul kids also. Hello. आवाज आ रही है? हंस रहे वो लोग, शर्मा रहे। बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? ये माइक का आवाज इधर नहीं आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हमारे क्लास में कैसा होता है, देयर इज क्यूमुलेटिव रिवीजन प्रोसेस। क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब क्या कि आज का कोई भी टॉपिक मैं नया जो शुरू करोगी उसके पहले जो भी कल हमने किया था उससे पहले रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल तो हमारा बस सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, जहां पे आप लोगों ने ये सीखा था व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लॉ, है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट। इस माइक की आवाज कम करना ना थोड़ी सी। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस लॉ। क्या है? बिजनेस लॉ। और हम लोग 5 एक्ट्स देखने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और साथ साथ में टुवर्ड्स द एंड ऑफ यस्टरडे सेशन हमने ये भी देखा था कि कोई भी लॉ, इस वर्ड का जो मतलब होता है ये क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा था एक्ट और लॉ के बीच में लॉ क्या ब्रॉडर वर्ड था? अरे था या नहीं था? एंड लॉ इंक्लूड्स डैश प्लस डैश प्लस डैश, बोलो। एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज। तो आप एक्ट तो देखोगे, एक्ट के साथ साथ उस एक्ट से रिलेटेड अगर कुछ रूल्स नोटिफाई हुए हैं तो वो रूल्स भी देखोगे। अलोंग विद दैट अगर कुछ केस लॉ हुआ है, जैसे हमने आपको कल एग्जांपल दिया था रिलेटिंग टू वोडाफोन, तो ऐसे केस लॉज के बारे में भी हम बहुत सारी चर्चा हमारे सिलेबस में करने वाले हैं। बट नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्ट। एक्ट इस शब्द का क्या मतलब होता है? कल हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था जहां पे आप लोगों ने ये देखा था कि पहले के जमाने में, बहुत पहले के जमाने में व्हीकल्स थे क्या? नहीं। तो पर्सन यूज्ड टू ट्रैवल टू अनदर प्लेस वॉकिंग, और थोड़े टाइम बाद देन वी स्टार्टेड टू यूज एनिमल्स। तो हॉर्स कैरेजेस होते थे, बुलक कार्ट्स होते थे, और उन पे बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे। बट अस एंड इवन एनिमल्स वी हैव अ ब्रेन। और इसलिए कभी ऐसा सुना नहीं कि 2 इंसान चलते चलते उनका एक्सीडेंट हो गया एंड वन ऑफ देम डाइड। बट जैसे जैसे कार्स आने लग गई, मतलब मोटर व्हीकल्स, तो क्या होने लग गया, दैट सिस्टम फेल होने लग गया। और क्योंकि सिस्टम फेल होने लग गया उसकी वजह से बहुत बार ऐसी दिक्कतें आने लग गई कि एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए। और जहां एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, डेथ हो रही है, इंजरीज हो रही है, ऑब्वियसली बात है अब गवर्नमेंट को पिक्चर में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट हम एक ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस का सेट बनाए ताकि कम से कम एक्सीडेंट्स हो। तो हमने क्या किया, एक रूल बुक बना दी। हमने क्या कर दिया? एक रूल बुक बना दी। क्या कर दिया हमने? रूल बुक। तो गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस की जरूरत है, लाइसेंस चाहिए तो टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट देने के लिए 18 साल की उम्र का होना जरूरी है। यू कैन नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, यू आर सपोज टू फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, यू आर सपोज टू रिमूव द पीयूसी ऑफ योर व्हीकल। अरे हाँ है ना, ये सारे सेट ऑफ रूल्स हमने बना दिए। और यही सेट ऑफ रूल्स जो है फिर क्या होता था, वो फॉलोड बाय एवरी पर्सन। तो उसके वजह से एटलीस्ट
अगर जीरो नहीं, बट वी ट्राइड टू रिड्यूस द एक्सीडेंट्स दैट वर हैपनिंग. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वैसे ही अब देखो क्या हुआ. ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया. ओके, दे केम टू इंडिया टू डू बिजनेस. बट बिजनेस तो एक साइड पे रह गया और ये लोग हमको रूल करके चले गए. अरे हाँ है ना. एंड दे केम टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी. कुछ याद है आपको? तो कंपनी से रिलेटेड कानून जो है ना, बहुत साल पहले से इंडिया में है, बट वो बहुत अनरेगुलेटेड होने लग गया. जैसे कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना हो गया, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव हर्ड दैट सत्यम में एक बड़ा स्कैम हुआ था, सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड. कुछ पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? अच्छा, जिनको पता है गुड, जिनको नहीं पता है हम लोग चर्चा करेंगे. आज ही मैं आपको बताऊंगी. देयर वाज अ बिग स्कैंडल दैट हैड हैपेंड इन सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड. सिर्फ सत्यम ही क्यों यार, सारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में भी देयर वाज अ बिग स्कैम दैट हैड हैपेंड. और क्या होने लग गया, ये स्कैम्स बढ़ते गए और पब्लिक का जो विश्वास है वो घटते गया. पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होते गया. कांड तो कंपनी कर रही है, बट होता क्या, हम कहते हैं मोदी जी तो ध्यान ही नहीं रख रहे. मोदी जी ने ऐसा कैसा कानून बना दिया कि ये लोगों को इतना फ्री हैंड मिल गया कि ये लोग जब चाहे जिसको चाहे लूट के चले जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है. प्रॉब्लम ये हो गया कि जब कोई इंसान गलत करता है, इंसान मतलब कंपनी, और जिसके साथ गलत होता है, तो हम कंपनी को दोष नहीं देते हैं. हम गवर्नमेंट ऐसी, गवर्नमेंट वैसी, मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं, बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, और हम ब्लेम गेम सरकार पे डालना चालू कर देते हैं. हम ये नहीं देखते हैं कि हम लोग कहाँ गलत है. हम ये देखते हैं कि या बस सरकार ने बराबर कानून नहीं बनाया है ना, उसके वजह से हम डूबे. और इसीलिए क्या होने लग गया, इसके पहले हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था, बट वो बहुत लीनियंट था. बहुत लीनियंट था. लीनियंट मतलब इट वॉज नॉट स्ट्रिक्ट. और बहुत ऐसे स्कैंडल्स आ रहे थे. इनफैक्ट सत्यम के स्कैंडल ने गवर्नमेंट को प्रोवोक किया कि अब इट्स हाई टाइम, अब हमें ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो कंपनी से रिलेटेड है, जो बहुत स्ट्रिक्ट है. और इसीलिए गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया कंसर्न मिनिस्ट्री को कि आप कोई एक्ट बनाइए, कोई कानून बनाइए जो कंपनी से रिलेटेड है. तो उसी से अब हम आ जाते हैं कि कोई भी एक्ट को कैसे बनाया जाता है. कोई भी एक्ट को कैसे बनाया जाता है. देखो, आज द रूलिंग पार्टी इज मोदी सरकार, बट आप मुझे बताइए, अकेले नरेंद्र मोदी क्या पूरे देश को चला सकते हैं? अकेले नरेंद्र मोदी क्या पूरे देश को चला सकते हैं? अगर उन्हें देश को चलाना है, क्या उन्हें अपनी फौज लगेगी? अरे लगेगी या नहीं? आपको क्या लगता है, एक अकेला इंसान क्या पूरा देश चला पाएगा? आपको नहीं लगता अगर देश चलाना है तो हमें तो पूरी की पूरी फौज होना जरूरी है? और इसीलिए हमने क्या किया है, इंडिया को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, और हर डिपार्टमेंट का अपना स्पेशल काम है. हर डिपार्टमेंट का अपना स्पेशल काम है. मैं आपको बताती हूं, रुको, लाइव. ये बेटर राइट, ये देखो, ये दोनों सेम ही है ना. ये देखो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड्स है इंडिया में. देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
Ministry of Finance, Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Culture, Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Mines, Ministry of Tourism, Ministry of Steel, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे करके हमने क्या कर दिया है, हमारे देश को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेग्रीगेट कर दिया है. जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच इज हेडेड बाय निर्मला सीतारमन. कभी सुना है आपने उनका नाम कि नहीं सुना है? देखा है कभी उनको? ये देखो, क्या आपने इस चेहरे को कभी देखा है? क्या बोल रहे हो? सो हु इज शी? शी इज निर्मला सीतारमन एंड शी इज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और एक इंसान का चेहरा मैं आपको बताती हूं, आप मुझे बताना कौन है ये. देखो मत, ध्यान से देखिए इस चेहरे को. अरे एक मिनट, क्या आपने इनको कभी देखा है? हु इज ही इज द हेड ऑफ विच डिपार्टमेंट? यस, ही इज द होम मिनिस्ट्री का हेड, मतलब बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो हेड है, ही इज मिस्टर अमित शाह. ही इज मिस्टर अमित शाह. सो बेसिकली हमने क्या कर दिया है, इंडिया को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेग्रीगेट कर दिया है. होम अफेयर्स से कुछ भी कनेक्शन हो तो ये वो हेड है. कंपनीज, कॉर्पोरेट अफेयर्स का कोई भी दिक्कत है, कोई नया कानून बनाना है, एग्जिस्टिंग कानून को चेंज करना है, कुछ नया प्रोविजन लाना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब इनकम टैक्स किसको लगेगा, क्या मिनिमम स्लैब होगा, किस पे कितना टैक्स लगता है, ये सब कुछ कौन रेगुलेट कर रहा है? निर्मला सीतारमन. हाँ, अरे हाँ कि नहीं? तो बोलो ना, डोंट वरी, इस बजट में उन्होंने बोलने पे टैक्स नहीं लगाया है, तो आप बोल सकते हो जो भी है, हाँ है, ना है, हाँ ना, जो भी है बोलो आप. तो बेसिकली क्या होता है, इंडिया को मोदी जी ने डिपार्टमेंट्स में सेग्रीगेट कर दिया और हर डिपार्टमेंट का अपना हेड है और ये लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं. ये लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं. तो जब सत्यम जैसी कंपनी का बड़ा कांड हुआ तब सरकार को लगने लग गया नाउ इट इज हाई टाइम. नाउ वो 1956 एक्ट जो हमने कंपनीज एक्ट के लिए बनाई थी वो हम स्क्रैप करना चाहते हैं और उसके बदले में हम एक ऐसा नया कानून बनाएंगे जो कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टर है. स्ट्रिक्टर मतलब समझता है? स्ट्रिक्ट मतलब समझता है तो और ज्यादा स्ट्रिक्टर है, ताकि लोग सोचे भी ना ऐसा कुछ कांड करने के लिए. करना तो दूर की बात, बट लोगों के मन में डर होना चाहिए कि ऐसा कुछ किया तो फाइन तो लगेगा प्लस जेल भी भेज देंगे. इनफैक्ट कंपनीज एक्ट में मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाने वाली हूं जहां पे आप देखने वाले हो, अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, यू आर सपोज टू गिव अ डिक्लेरेशन. और डिक्लेरेशन में आप क्या लिखते हो कि मैं चोर नहीं हूं और मैंने चोरी नहीं की है. आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी फ्रॉड रिलेटिंग टू मैनेजमेंट, प्रमोशन और फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपनी. ये अगर आप लिख सकते हो ना डिक्लेरेशन, तो ही हम आपको अलाउ करेंगे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आज के जमाने में. मतलब आप सोचो, रामलिंगा राजू, सुब्रतो रॉय सहारा, वर दे इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड ऑफ अ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी? अरे यस और नो? मतलब क्या वो ये डिक्लेरेशन लिख पाएंगे? उनकी चिट्ठी क्लियर नहीं है. और अगर वो डिक्लेरेशन नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या वो आज के जमाने में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे? तो लॉ स्ट्रिक्ट हुआ है या लीनियंट हुआ है? स्ट्रिक्ट कर दिया है. हम पब्लिक के इमोशन के साथ खेलना नहीं चाहते. जहां पब्लिक आ गई गवर्नमेंट ज्यादा अलर्ट हो गया. और रीजन ही ये है, कल जाके कुछ भी कांड होता है ना तो जनता सबसे पहले उंगली सरकार पे उठाती है. कंपनी ने जो कांड किया वो अलग रह गया, बट लोग
सरकार के बारे में चर्चा करना चालू कर देते। तो मोदी जी ने कहा ऐसा वैसा मेरे को कोई रिस्क उठाना ही नहीं है, फॉरगेट इट। हम उन्हीं लोगों को अलाउ करेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जिनका चिट्ठा पूरा क्लियर है और उन्होंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है रिलेटिंग टू मैनेजमेंट, प्रमोशन और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन द लास्ट 5 years. देन ओनली वी विल अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। तो ऐसे करके हमने क्या किया, सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेड को बोला कि अब ये 1956 एक्ट से बात नहीं चलेगी, हमारे जमाने की बात और थी। ऐसे मोदी जी कह रहे हैं निर्मला सीतारमण को। हाँ, मतलब उनके जमाने की बात, आपको क्या लगा मेरे जमाने की? मतलब क्या मेरी उम्र आपको 50-60 की लग रही है क्या? हमारा और आपका एक ही है जनरेशन। सुनो मेरी बात, वैसे तो मैं पिछले 25 सालों से पढ़ा रही हूं। तुम लोग कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो यार, सच में। चलो आ जाइए, सुनो मेरी बात। तुम्हारा कैलकुलेशन चालू हो गया क्या? 25 साल से पढ़ा रही है, 21 में सीए बनी है, मतलब क्या 40-50 की उम्र होगी मैम की। अरे मेरी उम्र कितनी है? 46 है, पता नहीं है आपको? चलो, किसी लड़की को उम्र नहीं पूछते, पता नहीं आपको? मुझे पूछा है ठीक है, बट क्लास की किसी लड़की को पूछना मत, जूते पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो आ जाइए। तो सुनो मेरी बात, यहां पे क्या हुआ है, मैं क्या कह रही थी? हाँ, मोदी जी ने निर्मला सीतारमण को कहा कि हमारे जमाने की बात कुछ और थी, आजकल के जमाने के लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते, आज के जमाने के लोग चोर ही है, ऐसे पकड़ के चलो आप, और कानून ऐसा बनाओ कि जो क्लीन एंड क्लियर बंदा है बस वही कंपनी जो है वो कर सकता है इनकॉर्पोरेट। तो अब देखो क्या हुआ है, स्टेप नंबर 1 में कुछ ऐसा हुआ है। कैसा कुछ हुआ है? कैसा हुआ है कि मोदी जी ने, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की हेड है निर्मला सीतारमण, उनको यह बताया कि आप कंपनी से रिलेटेड कुछ नया कानून बनाओ। और ऐसे करके फिर क्या हो गया, देयर वॉज अ ड्राफ्ट मतलब समथिंग दैट इज नॉट फाइनल, इज ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजेशन। एक ड्राफ्ट बनाओ, आप एक रूल बुक बनाओ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो ऐसे करके निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम जो है, इन एक्सपर्ट्स ने क्या किया, एक रूल बुक बना ली जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारे रूल्स लिखे थे। कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी क्या क्या टाइप्स की होती है, लाइबिलिटी किसकी कितने हद तक लिमिटेड होती है, कंपनी का क्या परपेचुअल सक्सेशन होता है या मेंबर के डेथ से वो डिसॉल्व हो जाता है, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे गवर्न होगा, अगर कंपनी पब्लिक इशू करना चाहती है। पब्लिक इशू सुना है आपने? नाइका का आईपीओ आया, जोमैटो का आईपीओ आया, कुछ सुना है आप लोगों ने? तो पब्लिक इशू है ये। पब्लिक इशू करना है तो कैसे करेगी, डिबेंचर्स इशू करना है तो कैसे करेगी, अपने मेंबर्स से पैसे बुलाना है तो शेयर्स पे कॉल कैसे करेगी, सब कुछ लिखा गया इन दिस रूल बुक। एंड देन दिस रूल बुक was proposed in front of both the houses of the parliament. Which are the houses of the parliament? Lok Sabha and Rajya Sabha. गुरुकुल के स्टूडेंट्स, आप लोग भी जवाब दे सकते हो वहां पे, ठीक है? अच्छे बच्चे हो ना आप लोग? गुड, मुझे दिख रहे हो आप लोग, जवाब देना, ठीक है? मैं सुन रही हूं आप लोगों को और देख भी रही हूं। तो सुनो मेरी बात, यहां पे क्या हुआ है, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों जगह पे वी विल ले दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट एंड इट विल बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. Once it is passed in both the houses of the parliament, then it will go to our honorable President of India. Who's the current President of India? Alia Bhatt? Yes, it is Mananiya Draupadi Murmu ji.
यस नो गाइस, उनका चेहरा आप देख ही सकते हो, तो स्क्रीन पर है आपके, क्या हुआ यहां पर, ठीक है, मैं नहीं हूं प्रेसिडेंट ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हुआ है, जैसे ये ड्राफ्ट लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, दिस ड्राफ्ट विल बी लेड डाउन in front of the President of India. And once the President of India gives his or her consent, okay, this draft will become final and it will be called as an act. It will be called as an act. Act कुछ नहीं है, देखो हमने सिर्फ कानून की दुनिया में उसको एक फैंसी वर्ड एक्ट बोला है, but what is an act? It is nothing but it is a set of rules and regulations that you will follow if applicable to you. जैसे हमने मोटर व्हीकल्स एक्ट बनाया, क्या एक्ट मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स ही है, सिग्नल फॉलो करो, लाइसेंस लाओ, लाइसेंस के लिए टेस्ट दो, टेस्ट के लिए एज क्राइटेरिया है, ये सब क्या है? सेट ऑफ रूल्स. सिर्फ ये सेट ऑफ रूल्स को हमने फॉर्मली दोनों भी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास करवाया और प्रेसिडेंट का भी हमने कंसेंट लिया, एंड दैट इज व्हाई इट इज legally called as an act. It is legally called as an act. But अब आप बताओ मुझे, मोदी जी और निर्मला सीतारमन के बीच में जो बातें हुई थी, क्या आपको और मुझे पता है? कितने वाहियात बच्चे हो ना तुम लोग. कल तक तो लग रहा था कितने नादान बच्चे हो, नादान परिंदे हो. आज देखो दूसरे दिन में रंग बता दिया आप लोगों ने. मैं क्या बोल रही हूं, आप क्या सोच रहे हो? बातें कही है हमने, बातें, और कुछ भी नहीं कहा है. देखो राधे राधे. सच में आज भक्ति गीत सुनना पड़ेगा, वैसे भी हनुमान जयंती आज, बहुत पाप कर ले रहे हो आप. तो सुनो यहां पे क्या हुआ है, दैट what has happened internally and between the houses of the parliament, आम जनता को इस बारे में नहीं पता है. and that is why what is also necessary is कि कोई भी एक्ट जब बनती है, ओके, कोई भी एक्ट मतलब क्या प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया है? अरे बोलो ना, वर्चुअल स्टूडेंट्स बोलो, क्या एक्ट में प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया है? अब कंसेंट मिल गया है, बट जनता को उस बारे में पता होना जरूरी है. तो जनता को कैसे पता चलेगा? जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर से आपको देश विदेश की खबर मिलती है, वैसे ही गवर्नमेंट का अपना एक पब्लिकेशन होता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन. उसी को कहते हैं एज द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया. क्या कहते हैं बोलो तो? ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया. Official Gazette of India is nothing but it is a government publication. It is a government publication. सरकार को, गवर्नमेंट को अगर आम जनता तक कुछ खबर पहुंचानी है, it will notify it in the official gazette. जैसे लाइव देखो, लाइव ये देखो लेटेस्ट में दिख रहा है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कुछ तो पब्लिश किया है इन द ऑफिशियल गैजेट ऑन द 3rd of April, मतलब 3 दिन पहले, 2023. दिख रहा है क्या आपको? अरे बोलो ना. वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने भी 3 अप्रैल को कुछ तो नोटिफाई किया. जो भी नोटिफाई किया यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड यू विल गेट इट इन द डाउनलोड्स. बट वट एवर इट इज, वैसे ही क्या होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो भी क्या करता है, अगर उसने कोई कानून नया बनाया है या एग्जिस्टिंग कानून में कुछ चेंज लाया है, पार्लियामेंट में मोदी जी, निर्मला सीतारमन ने क्या सोचा है, क्या किया है, उसको आप और मैं नहीं जानते हैं. हमको पता कैसे चलेगा? बाय दिस पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. और फिर अगर ये एक्ट आपको एप्लीकेबल है तो फिर उसमें लिखी गई बातों को, रूल्स को, रेगुलेशंस को आपको करना होगा फॉलो. अगर आप ड्राइव ही नहीं कर रहे हो तो क्या लाइसेंस की जरूरत है? फिर वो रूल्स की जरूरत है? ड्रंक मतलब इफ यू आर ड्रंक यू कैन नॉट ड्राइव, वो रूल क्या आपके लिए एप्लीकेबल है? आप तो ड्राइव ही नहीं कर रहे हो. आप अगर ड्राइव करोगे तो
तो फिर क्या आपको सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा जो सरकार ने कहा है? अरे बोलो। वैसे ही कंपनीज एक्ट जो है किसको एप्लीकेबल होगा? कंपनीज को। आपको और मुझे एज एन इंडिविजुअल एप्लीकेबल नहीं होगा। जो कंपनी होगी उसी को क्या कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? हाँ या ना? और अगर आपको एप्लीकेबल होता है उसमें लिखी गई सारी बातें फिर आपको करनी पड़ती है फॉलो। हाँ, सिंपल। कैसे बनती है एक्ट? बताओ कैसे बनती है? पहले कंसर्न मिनिस्ट्री ड्राफ्ट बनाएगा, क्योंकि हम कंपनीज एक्ट की शुरुआत कर रहे हैं इसलिए मैंने एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का लिया है। आप जब इंटर लेवल में इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे तो आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट इत्तेफाक से उनकी भी हेड निर्मला सीतारमन है। समझ रहे हो मेरी बात को? अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग एरिया पे काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज किस पे काम करेगा? रेलवेज। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा वो। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इस चीज पे बात करेगा। पेट्रोलियम पे क्या सब्सिडी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, देनी है तो कितनी देनी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आप तब फॉलो करोगे जब आपको एप्लीकेबल होते हैं। तो देखो, अगर कोई आपको पूछता है भारत देश में कोई भी एक्ट कैसे बनाई जाती है, किसी ने अगर आपको पूछा कैसे बनाई जाती है, तो सबसे पहले तो कंसर्न मिनिस्ट्री क्या करता है? एक ड्राफ्ट बनाता है। वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं? एक ड्राफ्ट बनाते हैं। यही ड्राफ्ट इज लेड डाउन in front of both the houses of the parliament. Once it is passed in both the houses of the parliament, it will go to our honorable president of India. और जैसे प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया, ये ड्राफ्ट क्या एक्ट बन जाएगा? अरे बोलो। और एक्ट बन गया, बट क्या आम जनता को इस बारे में पता है? नहीं पता है। तो आम जनता को इस बारे में कैसे पता चलेगा? by notification in the official gazette of India. By notification in the official gazette of India. और फिर अगर ये चीज आपको एप्लीकेबल है तो फिर आप इसको फॉलो कर लोगे। हाँ, पक्का? देखो, फर्स्ट पेज पे आपने क्या लिखा था? आपने ये लिखा था कि सिलेबस क्या होता है, 60 मार्क्स लॉ और 40 मार्क्स BCR। फिर आपने कल लिखा था लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशन। अब आप देख रहे हो कि एक्ट कैसे बनाया जाता है। तो अब आप लिखो हाउ इज एन एक्ट मेड। गुरुकुल किड्स एंड ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग किड्स, प्लीज मेक इट श्योर दैट यू हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। कितने बच्चों के पास सेपरेट नोटबुक है लॉ की? ग्रेट। बाकी के बच्चे कब लाने वाले हैं? What about you all गुरुकुल किड्स? क्या आप लोगों के पास है सेपरेट नोटबुक? अरे है या नहीं? चलो चलो जल्दी से नोटबुक निकालिए और लिखे हाउ इज एन एक्ट मेड। लिखो तो हाउ। नो चिट चैटिंग, नो चिट चैटिंग। शिवराज, अंकुश, how is an act made? How is an act made? Okay, very good गुरुकुल किड्स, so proud of you। बहुत आगे जाओगे, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? आगे ही है वो हमसे, ऐसा कुछ कहा? लिखो, लिखा आपने हाउ इज एन एक्ट मेड? फिर ये पीपीटी लिख दो आप। पहले ड्राफ्ट बनाया जाएगा, फिर ये ड्राफ्ट बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाएगा, फिर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट ने हाँ बोलने के बाद एक्ट बनेगा। उसके नीचे भी आपको और एक पॉइंट लिखना है, इतना लिख लो।
whenever you all are writing down, make it sure your handwriting is reasonably good. मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम मोती जैसे अक्षर होने चाहिए, बट रीजनेबली गुड हैंडराइटिंग होना जरूरी है. बालकनी किड्स, हाँ. हो गया? झालं? How many of y'all are not from Maharashtra? Outside Maharashtra? Okay. पिछली बैच में कुछ ऐसे ही हुआ था, मैंने पीपीटी लिखने बोला था और फिर यूजुअली ऐसे पुणे लोगों की जो हिंदी रहती है और मराठी रहती है, वो हिंदी और मराठी मिक्स रहता है. ओके, दैट्स काइंड ऑफ स्लैंग टाइप लैंग्वेज. तो ऐसे बातों बातों में क्लास में मैंने बोल दिया लवकर लवकर लिहा. तो लवकर ये वर्ड का मतलब होता है मराठी में जल्दी जल्दी लिखो. तो मैंने कहा लवकर लवकर लिहा, लवकर लवकर लिहा लिहा. तो कुछ बच्चे जिनको मराठी नहीं आती वो कह रहे, मतलब ऐसे देख रहे, तो मुझे पता नहीं मैंने क्या कर दिया. बोल रहे मैम बोल रही लवकर लवकर लवकर. हो क्या गया मैम को, वो भी नेशनल टेलीविजन पर, नेशनल शो पे मैम बोल रही लव कर. क्या हो क्या गया है? तो कभी अगर गलती से ऐसा कुछ हो गया कि मैंने ऐसे कुछ मराठी शब्दों का इस्तेमाल किया, प्लीज जस्ट आस्क मी बिफोर जजिंग मी. ठीक है? लवकर मीन्स जल्दी जल्दी. तो लवकर लवकर लिहा का मतलब होता है जल्दी जल्दी लिखो. ठीक है? आई जस्ट क्लैरिफाइड इट before something like that happens in this class also. ठीक है? ये एक्ट तक लिख दिया ना आपने, ड्राफ्ट, फिर पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और एक्ट. फिर नीचे आप एक सेंटेंस लिख सकते हो, वंस एन एक्ट इज मेड. वंस एन एक्ट इज मेड, it is published in the official gazette. It is published in the official gazette. Once an act is made, second bench girls don't talk. Gurukul. Once an act is made, लिखा आपने, कॉमा, it is published in the official gazette. It is published in the official gazette. अब सवाल ये उठता है कि मैम ये तो समझ गया, लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉस. एक्ट कैसे बनता है वो भी समझ लिया मैम हमने. एक्ट कैसे बनता है बताओ तो. पहले कौन क्या करेगा, वो मिनिस्ट्री के लोग एक ड्राफ्ट बनाएंगे. दे विल ले इट इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट, हिज और हर कंसेंट. और वंस प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया, इट विल बिकम एन एक्ट. फिर ये एक्ट कहां पब्लिश होता है, ऑफिशियल गैजेट. एक्ट टेक्निकली तो इट इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स. बट अब देखो, इफ इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, आई नो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स लिखे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में केटर किया गया है. बट नाउ, अरे कानून की दुनिया में हम, तो कुछ तो ऐसा फैंसी होना चाहिए ना, कुछ तो फैंसी होना चाहिए. तो इसीलिए अब लॉ मेकर्स क्या कहते हैं, लॉ मेकर्स कहते हैं, देखो जैसे अभी आपकी ये बुक्स है जो मैंने आपको बना के दी है, कोई भी बुक अगर हम बनाते हैं, हम यूजुअली क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम हेडिंग देते हैं, फिर हेडिंग के नीचे हम 1 2 3 4 पॉइंटर्स देते हैं. फिर 1 2 3 4 में भी एक आधे पॉइंट के कुछ बच्चे हैं तो उसको फिर ABCD देते हैं. उनके बच्चे तो
1 2 3 4 छोटा वाला देते हैं। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, यूजुअली हायरार्की बनाते हैं। क्यों बनाते हैं हायरार्की? सिस्टमैटिक अप्रोच होने के लिए। अरे हाँ या ना, सिस्टमैटिक अप्रोच होने के लिए। इट इज नथिंग बट इफ इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, वो रूल्स के बच्चे, वो बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, कुछ नहीं है। फाइनली इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू आर फॉलोइंग। बट अब देखो ना, वो सेट ऑफ रूल्स बोलना बहुत ऐसा हो जाएगा कि कुछ काम ही नहीं किया हमने। ऐसा लगना चाहिए ना सरकार ने कुछ काम किया है, कुछ कानून बनाया है, लॉ बनाया है। हम भी क्या कर रहे हैं यार, लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे कभी कभार क्या होता है ना, कुछ फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो शब्द ही अपने आप में इतने फैंसी होते हैं कि हमें लगता है वाह क्या भारी काम कर रहे हो आप। होगा भले ही कुछ नहीं, सेट ऑफ रूल्स, बट ऐसा लगना चाहिए लई भारी, मतलब बेस्ट, एक नंबर, ऐसा लगना चाहिए। और इसीलिए लॉ मेकर ने एक्ट में अलग अलग चीजों से रिलेटेड अलग अलग रूल्स बनाए। उन रूल्स के सब रूल्स के और सब रूल्स हो गए। बट हम उनको रूल्स नहीं कहते हैं, हम उनको कहते हैं लॉ की भाषा में सेक्शंस। सेक्शंस के अगर बच्चे होते हैं तो सबसेक्शन, सबसेक्शन के भी बच्चे हैं तो क्लॉज, और क्लॉज के भी बच्चे हैं तो सब क्लॉज। तो एक्ट बनता किससे है? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। हम ये नहीं कहेंगे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। रूल्स तो क्या लेमैन लैंग्वेज है। हम कानून की दुनिया में जाएंगे और कानून कहता है हमारी दुनिया में इसको हम रूल्स नहीं कहते, हम इसको कहते हैं सेक्शंस। क्या कहते हैं? सो एन एक्ट इज मेड अप ऑफ सेक्शंस, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। वापस से बताओ तो एवरीवन हैज टू रिपीट विथ मी। जब तक रिपीट नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगा। तो रिपीट करना बहुत जरूरी है। मेरा सब्जेक्ट बहुत डिमांड करता है। एक तो मेरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल के साथ साथ सब्जेक्टिव है। देखो इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल है बट एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव है। अकाउंट्स प्रैक्टिकल पेपर है, तो भले ही पेपर रिटन है चल जाता है, बट मेरा सब्जेक्ट तो बहुत खतरनाक। एक तो थियोरी और ऊपर से सब्जेक्टिव। एंड लेट मी टेल यू, मतलब मम्मी कसम, पिछले अटेम्प्ट में जो रिजल्ट आया है ना, सिर्फ 29% बच्चे पास हुए फाउंडेशन। कुछ पता है आपको कि नहीं पता है? मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, जिनको नहीं पता है। लास्ट अटेम्प्ट का जो रिजल्ट था, ओके, उसका पासिंग परसेंटेज वाज ओनली 29%। जिनका अटेम्प्ट दिसंबर में था और उनका फेब में रिजल्ट आया, जनवरी फेब में, सिर्फ मतलब 100 बच्चे ने जिन्होंने फाउंडेशन दिया, 29 बच्चे ही पास हुए। मतलब 81 बच्चे फेल हो गए। सॉरी, क्या 71 बच्चे, मैंने क्या बोला? सॉरी, आई वॉज जस्ट चेकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन। सिर्फ 71 बच्चे फेल हुए, मतलब लगभग आप समझ लो 70 किड्स flunked. Out of these students who flunked the examination, 50% of the kids failed because of law. ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसी क्लासरूम के ऊपर मेरी इंटर की क्लास चलती है, आपके क्लास के पहले 11:15 to 1:45। किसी को भी पूछ लो, वो लोग वो 29% वाले क्राउड के बच्चे हैं जो क्लियर हो गए, जो 6 महीने पहले इधर क्लास ले रहे थे और 6 महीने बाद अब उधर ले रहे हैं। तो इसमें और उसमें सिर्फ 6 महीनों का फासला है। ये सही लग गया तो लाइन लग गई, नहीं तो फिर आफ्टर एवरी नवंबर देर इज अ मे, एंड आफ्टर एवरी मे देर इज अ नवंबर। वो चक्रव्यूह चलते रहता है, हमको उसके बाहर आना है। मई नवंबर चलेगा बट फाउंडेशन इंटर फाइनल, नॉट फाउंडेशन फाउंडेशन फाउंडेशन। समझ रहे हैं आप लोगों को? तो देखो 50% ऑफ द किड्स हु कुडंट क्लियर द एग्जामिनेशन was only because of law, and was only because they did not follow the instructions that I had given. तो अगर आपको क्लियर करना है, मैं आपको आज भी वापस कह रही हूँ, कल भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, 1 घंटा तो कम से कम हर रोज आपको लॉ के लिए पढ़ना ही पड़ेगा।
क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से बात नहीं बनेगी. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेरे साइड से डन हो जाएगा, बट उसके साथ साथ आपको होमवर्क करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, अपनी समरी नोट्स बनानी पड़ेगी, जो टेस्ट मैं क्लास में कंडक्ट करती हूँ वो आपको देना पड़ेगा, तब आपको अच्छा स्कोर आएगा. सिर्फ क्लास में कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो, आता सब कुछ है, लिख कुछ नहीं पाते हो, क्या मार्क्स मिलेंगे? बिकॉज वॉट एवर यू राइट इन दोज 3 hours of examination is going to judge whether you want to, मतलब whether you should clear that child or flunk that child. तो आता सब कुछ है, एक्सप्रेस कुछ नहीं कर सकते, एग्जामिनर आपको क्लियर नहीं करेगा. तो इसलिए याद कब होगा? मेरे साथ साथ जब आप रिवाइज करोगे, मेरे साथ साथ जब आप बोलोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद होगी. कंटेंट बहुत ज्यादा है, भले ही लॉ में मार्क्स 60 दिए है आईसीआई ने, बट सिलेबस जब आप देखोगे ना, आपको मंडे के दिन बुक्स मिलेगी आपकी, मंडे के दिन आप लोग देखोगे कंटेंट 100 मार्क के बराबर है. इनफैक्ट मेरी क्लासेस 4 महीने चली है, 4 महीने लगातार, मंडे टू सैटरडे 1 आवर ईच. थोड़े दिनों बाद तो 10-15 दिन बाद 1.25 घंटा, 1 महीने बाद 1.5 घंटा, तब 4 महीने बाद मेरी क्लास खत्म होगी. सोचो आप. और उसके बाद बीसीआर अलग 35 डेज. लॉ सब्जेक्ट कितना वास्ट है, कितना वास्ट है, और उसमें सब्जेक्टिव, उसमें थियोरी. तो कितनी मेहनत करनी है, मुझे तो करनी है, प्लस मेरे साथ साथ आपको भी करनी है, तो ही मार्क्स मिलेंगे. अगर वो गोले गोले वाला पेपर होता ना, लाइफ बहुत आसान हो जाती थी, टेंशन नहीं होता था. क्योंकि ये मुझे पता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में 100% आप लोगों को करवा दोगे, मतलब खून में डाल दोगी लॉ आपके. बट अनफॉर्चुनेटली एक चीज मैं आपके लिए नहीं कर सकती हूं, और वो है लर्निंग. सॉरी, लर्निंग आपको खुद करना होगा, और राइटिंग भी आपको खुद करनी होगी. जब तक आप ये खुद नहीं करोगे, डोंट एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट गुड नंबर्स इन दिस लॉ सब्जेक्ट. और आपको पासिंग परसेंट पता है आप लोगों का? पासिंग कैसा होता है, कैसा होता है फाउंडेशन में? 40% इंडिविजुअल, बट ओवरऑल 50%. मतलब क्या? 400 मार्क के आपके पेपर्स है, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, 100 ईच. चारों सब्जेक्ट में 40 भी मिल गए ना, फिर भी फेल. क्योंकि आपको टोटल में 200 मार्क्स चाहिए. पता है आपको? एक बच्ची का तो मैंने रिजल्ट देखा था इंस्टा पे, शी वॉज नॉट माई स्टूडेंट, उन्होंने मेरे रिविजन लेक्चर्स देखे थे. उसको 80 मार्क्स अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स 89, मैथमेटिक्स 50, लॉ 39. सोचो आप, इतने अच्छे मार्क्स मिले उसको इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, वेस्ट. इंस्टीट्यूट ये नहीं कह रहा है ठीक है तो बाकी के पेपर्स मत दे, सिर्फ लॉ का दे. इंस्टीट्यूट कहता है चारों पढ़ और वापस दे. चारों सब्जेक्ट पढ़ के उसको वापस से अभी जून में पेपर देना पड़ेगा. उसने रिवीजन लेक्चर्स मेरे कुछ देखे थे, क्लास नहीं ली थी उसने मेरी, बट इंस्टा पे उसका मैसेज आया था कि मैम ऐसा कुछ हो गया, क्या रिवैल्यूएशन के लिए दूं क्या? क्योंकि रिवैल्यूएशन के लिए अगर पेपर दिया और 40 भी मिल गया ना, उसका एग्रीगेट तो पहले ही सॉर्टेड था. तो मैंने बोला तू दे तो दे, अगर लक साथ में है तो क्लियर तो हो जाएगी, यू नीड नॉट गिव द फाउंडेशन अटेम्प्ट. बट ऐसे भी किस्से सुनने में आते हैं. सो डोंट टेक दिस सब्जेक्ट फॉर ग्रांटेड. आपको सबसे ज्यादा मेहनत लॉ में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट ही डिमांड करता है. इंस्टीट्यूट खुद कहता है हमने इस सब्जेक्ट को बहुत इज्जत दी है. 40 पे 60, 60 से अब हम उसको 100 पे लेके जा रहे हैं. मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में ये सब्जेक्ट. इसलिए सेपरेट नोटबुक तो लानी है, होमवर्क तो आपको करना ही है, और मेरे साथ साथ आपको रिपीट भी करना है. तभी बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा और आप लोग अच्छे मार्क्स की उम्मीद कर सकते हो. तो उम्मीद भी मत करना कि आपको अच्छे मार्क्स लॉ में मिलेंगे. गेटिंग दिस और नो? इज्जत से मेरी कही गई बातों को आपको सुनना है, तो जेन्युइनली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट
इन द सब्जेक्ट. ओके, चलो आ जाइए. मैं क्या कह रही थी, यहां पे थी मैं. कहां पे? हाँ, एक्ट क्या होता है? सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्ट. देखो, मैं आपको एक कंपनीज एक्ट की बेयर एक्ट बताना चाहती हूँ. कंपनीज एक्ट की बेयर एक्ट, दिस इज द एक्चुअल एक्ट. बेयर मतलब समझता है, इससे कुछ छेड़खानी नहीं की है. जैसा एक्ट बना है वैसा का वैसा उठा के ये आपकी स्क्रीन पे है आपके. कंपनीज एक्ट 2013, जिसकी शुरुआत हम लोग करने वाले. देखो कितनी सारी चीजों के बारे में लॉ मेकर ने लिखा. आपको दिख रहा है ये पॉइंटर है, जैसे ये 7 पॉइंट है, दिख रहा है क्या? 7 पॉइंट का फिर फर्स्ट पॉइंट है, नीचे आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स दिख रहा होगा. बट फर्स्ट पॉइंट के अगर आपको दिख रहा होगा ABCDEFG, ऐसे सब पॉइंट्स भी है. नहीं दिख रहा है? आई जस्ट हाईलाइट इट. ये देखो, ये 7 पॉइंट दिख रहा है. फिर उसका ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट का भी है, ABC. दिख रहा है क्या? अब अगर आप कुछ पॉइंट रीड करते हो, जैसे कि आपने ये वाला पॉइंट रीड किया, हम कहेंगे यू आर रीडिंग सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज A. समझा आपको? मेन जो है ना बोल्ड में लिखा है वो सेक्शन नंबर है. तो सेक्शन 7 किस बारे में बात कर रहा है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. इस सेक्शन का सबसेक्शन 1 का क्लॉज है, बात कर रहा है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी शुड बी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. जहां जहां लिखा है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स. एक्ट बनाने का प्रोसीजर हमने अभी देखा. ड्राफ्ट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और एक्ट बनता है. आपको पता है रूल्स कौन बनाता है? रूलिंग पार्टी रूल्स बनाती है. आप लोकसभा और राज्यसभा में नहीं जाते हो. रूल्स बनाने के लिए जो रूलिंग पार्टी है, मतलब आज मोदी सरकार रूल कर रही है, मे बी इलेक्शन के बाद कोई और रूलिंग पार्टी भी हो सकती है. जो रूलिंग पार्टी है वही क्या बनाएगी? रूल्स बनाती है. वही क्या बनाती है? रूल्स बनाती है. अब थोड़ा सा सोच के आप लोग बता सकते हो क्या, अगर एक्ट बनानी है और दूसरे साइड पे चलो रूल्स बनाने हैं, या तो फिर एक्ट को चेंज करना है या रूल को चेंज करना है, आपके हिसाब से क्या चेंज करना डिफिकल्ट है और क्या चेंज करना आसान है, और क्यों? ओके, पहला जवाब आया है मैम, रूल्स को चेंज करना आसान है और एक्ट को चेंज करना डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि एक्ट के लिए दो पार्लियामेंट के हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, वहां पे ऑपोजिशन पार्टी. वेरी गुड, क्या बात है. क्या नाम है बेटा आपका? अस्मिता. इसके लिए जोरदार तालियां अश्मिता के लिए. क्या बात है, वंडरफुल. ये कह रही है मैम, ओ मैम, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, मतलब रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी भी होती है. आपको मोदी जी भी दिखेंगे, मनमोहन सिंह भी दिखेंगे, मिस्टर आर गांधी भी दिखेंगे, पप्पू हमारे, मतलब अभी तो खैर छोड़ो, रहने दो, डिस्कस नहीं करते, यूट्यूब पे चालू है, बट जो भी है पॉलिटिकल मैटर हो जाएगा. यहां पे क्या होता है, सुनो ना मेरी बात, रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी भी होती है. ऑपोजिशन पार्टी नाम में लिखा है, काम ही होता है ऑपोज करना. ये कुछ एक कहेंगे, वो कुछ एक कहेंगे, कहना तो छोड़ो, तोड़ा फोड़ी, मारा मारी, बेंचेस पछाड़ना, सब हो जाता है ड्रामा इन दैट. अरे होता है या नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ऑपोजिशन पार्टी पीछे खींचेगी. बट रूल्स तो सीजी बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी है. किसी दिन मोदी जी को नींद नहीं आ रही है, कह दिया कुछ तो तूफानी कर दे, बना दिए रूल्स, अगले दिन नोटिफिकेशन आ गया. तो ऐसा होता है, इतना आसान है रूल्स बनाना, बस सोचा अगले दिन नोटिफिकेशन में आ गया. कोई ऑपोजिशन पार्टी का चक्कर वक्कर कुछ नहीं है. रूलिंग पार्टी को लगा तो रूल्स बना दिए, ना लगा तो ना बनाए. तो इसीलिए जो 1956 एक्ट का कंपनीज एक्ट था ना, उसमें सेक्शंस कम थे,
सॉरी, सेक्शंस बहुत ज्यादा थे और रूल्स कम थे। पहली वाली एक्ट, पहली वाली मतलब कौन सी? 1956। सेक्शंस बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, मतलब 650 से भी ज्यादा सेक्शंस थे और रूल्स बहुत कम थे, और उसकी वजह से एक्ट बहुत रिजिड हो गया। रिजिड मतलब नॉट फ्लेक्सिबल। बदलते वक्त के साथ इसको बदलना इतना डिफिकल्ट हो गया, स्पेशली द पॉलिटिकल माहौल इन इंडिया। इसीलिए जब 2013 की एक्ट बनाई, इनके दिमाग में क्लियर था मोदी जी के कि ज्यादा पावर ना रूलिंग पार्टी के पास ही रखेंगे, और इसीलिए 2013 की एक्ट में सेक्शंस कम है बट रूल्स ज्यादा है। सेक्शंस कम है बट रूल्स, क्यों ऐसा? क्योंकि रूल को चेंज करना आसान है और एक्ट के सेक्शंस को चेंज करना उतना ही डिफिकल्ट है। बट आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। कंपनीज एक्ट को इंस्टीट्यूट ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन में कुछ आपको 15-20 सेक्शंस ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। इंटर में भी ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस सिर्फ और सिर्फ 148 सेक्शंस पढ़ने हैं। सिर्फ 148, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी बेटा सिर्फ 148, क्योंकि पूरी की पूरी कंपनीज एक्ट इट कंप्राइजेज ऑफ 470 सेक्शंस, जिसमें से सिर्फ, पानी पी लो बेटा, जिसमें से सिर्फ 140 सेक्शंस इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किए हैं एट द इंटर लेवल, और बाकी के सारे सेक्शंस वहां पे पढ़ोगे। वहां मतलब कहाँ? सीए फाइनल। तो इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन और इंटर में तो बस आप लोगों को हल्का सा डोज देने की कोशिश की है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हाँ या ना? ये फिर भी कम है, पहले वाले में तो 658 से भी ज्यादा थे, अभी तो भी 470 है। 470 सेक्शंस और बहुत सारे रूल्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्ट पढ़ रहे हैं या लॉ पढ़ रहे हैं? तो अगर हम लॉ पढ़ रहे हैं एक्ट के साथ साथ, क्या हम रूल्स भी देखेंगे? जहां कहीं पे भी लिखा है ना एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द। और आपको एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ना होगा? रूल्स। एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ोगे? यस और नो गाइस? कौन बनाता है रूल्स? रूलिंग पार्टी। रूल्स कौन बनाता है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, आज के जमाने में मोदी जी। यस और नो गाइस? बट एक्ट को पास करने का प्रोसीजर काफी लंबा है। तो लिख लो, तो नेक्स्ट एक्ट क्या होता है? जल्दी जल्दी लिखो। आपकी नोटबुक में लिखोगे, ये लिख दो जो पीपीटी आपके स्क्रीन के सामने है। एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। लिख रहे हो बेटा? चलो एक बार बता दो मुझे क्या क्या अभी तक हमने किया है। लॉ ब्रॉडर है या एक्ट ब्रॉडर है? लॉ इज इक्वल टू व्हाट? बोलो। एक्ट प्लस रूल्स। एक्ट इज इक्वल टू व्हाट? ओके, एक्ट कैसे बनता है? ड्राफ्ट रहता है जो कंसर्न मिनिस्ट्री बनाता है, and this ministry will lay it in both the houses of the parliament. And then what will happen? After it is passed in both the houses of the parliament, it will go to the president. और उसके बाद it becomes an act. But act के बारे में आपको और मेरे को, आम जनता को कैसे पता चलेगा?
through a notification in the official gazette. Yes or no guys? अब देखो पहली एक्ट जिसकी हम शुरुआत करने वाले इज द कंपनीज एक्ट 2013. अब आप लोग क्या करोगे, आपके नोटबुक में 2 पेजेस ब्लैंक रखोगे. 2 पेजेस मतलब 2 साइड्स. कैसे 2 साइड्स मैं आपको बताती हूँ, सुन लो एक बार. यहां तक आपने ये सब कुछ लिख दिया, एक्ट क्या, लॉ क्या, एंड वगैरह वगैरह, एक्ट कैसे बनता है. 1 पेज मतलब 2 साइड्स आप ब्लैंक रखोगे. मतलब यहां पे ये ब्लैंक रखोगे और यहां पे ये भी ब्लैंक रखोगे, क्योंकि यहां पे मैं आपको बताने वाली हूं आंसर्स कैसे लिखते हैं इन लॉ. तो उस चीज के लिए आपको इसको ब्लैंक रखना है. और फिर आप तीसरे पेज से इस एक्ट का नाम लिखने वाले हो जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं. आपको समझ में आया? 2 साइड्स आपको कंप्लीटली ब्लैंक रखने हैं. एंड देन यू स्टार्ट विद द 3rd साइड. और आप आपके सिलेबस की पहली एक्ट का नाम लिखोगे ऐसे, जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, द कंपनीज एक्ट. (2013). The Companies Act 2013. ओके, आपको नजर आ रहा है कैसे मैंने एक्ट को लिखा है? हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में. कंपनीज का C कैपिटल, एक्ट का A कैपिटल. ऐसे मैंने क्यों लिखा होगा? आपको इंप्रेस करने के लिए कि चलो क्लास का दूसरा दिन है, मस्त प्रेजेंटेशन करते हैं. व्हाई इज इट? देखो, कानून की अपनी दुनिया होती है. कानून की अपनी दुनिया होती है. ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है. देखो, ये सेम वर्ड, क्या मस्त बोला मैंने, ये सेम वर्ड एक्ट अगर आप नॉर्मल डे टू डे में इस्तेमाल करते हो, लेमैन्स लैंग्वेज में, एक्ट विथ अ स्मॉल ए, एक्ट कहते हैं ना बहुत बार, यार हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर. ऐसा आप कहते हो आपके दोस्तों को? नहीं कहते हो? क्या दोस्त रखे फिर आपने. हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर. ये वर्ड एक्ट का एक्चुअली मतलब होता है एक्शन. ये जो वर्ड है एक्ट, उसका एक्चुअल में मतलब होता है एक्शन. दैट हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर. बट यहां पे ये जो एक्ट वर्ड हमने लिखा है विथ अ कैपिटल ए, डज इट मीन एक्शन? नहीं. कानून में ये वर्ड जो एक्ट है उसका मतलब है सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. सो बेसिकली कानून में क्या होता है ना, शब्द भले ही वो है बट उसका मतलब अलग है. शब्द भले ही वो है, सेम वर्ड, ये भी एक्ट है, ये भी एक्ट है, बट कानून की दुनिया में उसका मतलब कुछ और ही होता है. और अगर उसका मतलब कुछ और है, योर एक्ट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ. बोलो ना, ये जो वर्ड एक्ट है विथ अ कैपिटल ए, इज इट अ पार्ट ऑफ लॉ? अरे अभी तो देखा, लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस केस लॉज प्लस रूल्स. यहां पे जब हम एक्ट लिखते हैं विथ अ कैपिटल ए, इट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, नॉट एक्शन दैट वी यूजुअली मीन व्हेन वी टॉक टू ईच अदर. एक सिंपल वर्ड है जैसे कि माइनर. ये शब्द सुना है आपने? सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूं. माइनर वर्ड एक ही है, माइनर, बट आपको पता है अलग अलग एक्ट्स में इसका मतलब अलग अलग है. अलग अलग एक्ट्स में इसका मतलब अलग अलग है. जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आप पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ने वाले हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कौन एंटर कर सकता है? अ मेजर पर्सन. मतलब माइनर कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते. और माइनर के लिए कहा गया है 18 years of age, that you should at least be 18 years of age. You should at least be
18 years ऑफ एज, तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो. तो ये ICA मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप लोग नहीं लिख सकते हो, ठीक है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है आप माइनर कब तक होते हो, कितनी साल की उम्र तक, 18. मतलब वंस यू क्रॉस 18 यू आर अ मेजर एंड देन यू कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. वैसे एक दूसरा कानून है, अ लॉ रिलेटिंग टू मैरिज. मैरिज में भी कहा है माइनर्स कैन नॉट गेट मैरिड, ऐसे ही कहा है ना, क्या है ना, माइनर गेट मैरिड. अभी तो लॉ ऑफ मैरिज चेंज हुआ है, अमेंड हुआ है, और कहा है यू कैन ओनली गेट मैरिड वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, यू कैन ओनली गेट मैरिड व्हेन यू आर 21 years of age. और एक लॉ है रिलेटिंग टू वोटिंग, ओनली अ मेजर कैन वोट. मतलब इन इंडिया अ माइनर कैन नॉट वोट, बट यहां पे फर्क नहीं पड़ता लड़का लड़की. वंस यू आर 18 यू कैन वोट, मतलब बिलो 18 यू कैन नॉट वोट. आप देखो शब्द एक ही है, बट अलग अलग कानून में इसका क्या मतलब अलग अलग है, बोलो ना. अलग अलग कानून में इसका मतलब अलग अलग है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है. तो आप जो कानून पढ़ते हो उसी का मतलब देखते हो, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो इसको उससे, इसको उसको. नहीं तो फिर कोई लड़का पूछ लेगा मैम ये तो बहुत अनफेयर है. मतलब कानून क्या ये कह रहा है कि हम लड़के देश तो 18 की उम्र पे चला सकते हैं, बट घर 21 से नहीं चला सकते, मतलब 18 पे नहीं चला सकते, 21 के बाद ही चला पाएंगे, क्या ऐसा है. मतलब 18 पे लड़का वोट कर सकता है, देश चला सकता है, बट 18 पे लड़का शादी नहीं कर सकता है. शादी करने के लिए 21 तक रुकना पड़ेगा उसको. ऐसा क्यों, ऐसा देखना नहीं है आपको, ऐसा देखोगे क्या. जब मैरिज का लॉ बनाया उसके पीछे अपना पर्पस था, उसके हिसाब से हमने माइनर शब्द को डिफाइन किया. जब वोटिंग का हमने कानून बनाया उसके पीछे अपना मतलब था, उस हिसाब से हमने माइनर शब्द को डिफाइन किया. जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने बनाया तब उसके पीछे पर्पस कुछ और था, और उस हिसाब से हमने माइनर शब्द को डिफाइन किया. शब्द एक बट अलग अलग कानून में उसके मतलब अलग अलग. वही मैं कह रही थी, कानून की दुनिया अपनी दुनिया है, इसने अपनी खुद की दुनिया बनाई है. आप कानून को अपनी दुनिया में नहीं खींच सकते, आपको उसकी दुनिया में जाना पड़ेगा, आपको उसकी दुनिया में जाना पड़ेगा. तो अब अगर उसके मतलब अलग अलग होते हैं, आपको नहीं लगता उसको प्रेजेंट करने का ढंग भी अलग अलग होना चाहिए. इसलिए कोई भी कानून का नाम जब आप लिखते हो, कोई भी, चाहे वो कंपनीज एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, LLP एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, हमेशा याद रखना हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में रहेगा. हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में रहेगा. तो इसलिए देखो कंपनीज एक्ट का C कैपिटल, A कैपिटल. कंपनी का मतलब एक दूसरे का साथ देना नहीं होता है, आई हैव गुड कंपनी. ये जो वर्ड है कंपनी, उसका मतलब वही होगा जो उस एक्ट में डिफाइन किया गया है. और फिर मैंने कॉमा करके 2013 लिखा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सबसे लकी नंबर है मेरा 2013, ऐसा कुछ है. तो क्या है 2013? इट्स द ईयर व्हेन द एक्ट केम इनटू फोर्स. कोई भी एक्ट के आगे देख लो आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. So 1872 is the year in which that act was made. 2013 is the year in which the Companies Act was made. तो कोई भी कानून का नाम कैसे लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव है. आपके आंसर की शुरुआत ही होगी कहते हुए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज का C कैपिटल, एक्ट का A कैपिटल. छोटा C और छोटा A लिख दिया, खत्म. एग्जामिनर रीड भी नहीं करेगा आपका आंसर, बोलेगा एक्ट का नाम तो ढंग से सीख ले कैसे लिखना है, फिर तू प्रोविजन बता,
समझ रहे हो आप? तो भले ही आपको लग रहा होगा ये छोटी बातें हैं, बट दीज थिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन. क्या एक्ट का नाम लिख लिया? 1 मिनट में रिवाइज करते हैं एंड हो गया. बता मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लॉ? लॉ ब्रॉड है या एक्ट ब्रॉडर है? लॉ इज इक्वल टू व्हाट? एक्ट. फिर उसके बाद बता, एक्ट इज इक्वल टू व्हाट? सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस. साथ साथ में रूल्स कौन बनाता है? रूलिंग पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्ट कैसे बनता है? ड्राफ्ट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बाद इट विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट. किसको बनाना आसान है? किसको बनाना डिफिकल्ट है? किसको चेंज करना डिफिकल्ट है? एक्ट को चेंज करना डिफिकल्ट है. सेम प्रोसेस फॉलो करोगे चेंज करने के लिए भी. और किसको चेंज करना आसान है? हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्ट या लॉ? तो जब हम कंपनीज एक्ट की शुरुआत करेंगे कल से, क्या कंपनीज एक्ट के साथ साथ क्या रूल्स भी देखेंगे? क्या केस लॉज भी देखेंगे? क्या बात है, बढ़िया. एक बार जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए. वेरी गुड, सो हैप्पी फॉर ऑल. तो आज के लिए इतना ही. Enjoy your evening. Thank you so much for your patient listening. Bye bye. Bye bye Gurukul kids. Bye bye virtual students.